इंटरनेशनल अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक जो हर साल यूपीपीसीएस और बीपीएससी एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। वेलकम टू आईएसपीसीएस डिकोडेड, जहां हम डिकोड करते हैं आय दृष्टि के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही बर्निंग इशू पर, विच इज़ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। जून 2025 में सिचुएशन और भी टेंस हो गई जब इसराइल ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये एक प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स यानी कि हवाई हमले और ड्रोन अटैक्स का यूज़ करके ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। न्यूक्लियर का मतलब है ईरान के वो प्लांट्स जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट होती है और न्यूक्लियर रिसर्च होती है, और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनके बेस और मिसाइल स्टोरेज जैसी जगह। अब देखते हैं कि इस ऑपरेशन के मेजर टारगेट्स कौन थे। सबसे पहला टारगेट था नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये ईरान का एक ऐसा सेंटर है जहां यूरेनियम को रिफाइन करके न्यूक्लियर फ्यूल या वेपन्स बनाने लायक बनाया जाता है। दूसरा इसका टारगेट था न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इन तेहरान, यानी ईरान की राजधानी में एक रिसर्च हब जहां एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम होता है। तीसरा था इसका मिलिट्री बेस इन तबरीज़। तबरीज़ ईरान का एक इम्पॉर्टेंट शहर है जहां पर मिलिट्री बेसिस लोकेटेड है। और चौथा टारगेट है इसका करमनशाह में अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट। अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे बना हुआ एक सुरक्षित स्टोरेज जहां ईरान अपने मिसाइल्स रखता है। इसराइल का मेन मकसद ये था कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब होता है पहले अटैक करना ताकि सामने वाला ज़्यादा पावरफुल ना हो सके, उसे उससे पहले ही रोक दो। यहाँ इसराइल चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस में सक्सेसफुल ना हो पाए। अब ईरान भी चुप होने वाला नहीं था। उसने तुरंत जवाब दिया और एक काउंटर ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस ऑपरेशन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ किए। बैलिस्टिक वो होते हैं जो एक फिक्स ट्रैजेक्टरी पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकते हैं और हेवी डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ईरान ने डायरेक्टली इसराइल के शहरों को टारगेट किया जिसमें जेरूसलम और तेल अवीव में ब्लास्ट रिपोर्ट हुए। ये एक रीजनल एस्केलेशन था, मतलब पूरे वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट रीजन में सिचुएशन और सीरियस और डेंजरस हो गई थी। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई बच्चों, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स भी ऑफिशियली इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर कर गया। इसको बोलते हैं जॉइनिंग द फ्रे, यानी सीधा जंग में उतरना। अमेरिका ने अब प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। प्रिसीजन का मतलब होता है बहुत एक्यूरेट, पिन पॉइंट टारगेट करना। उन्होंने ईरान के मेजर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, विच इज़ फॉर्डो, नतांज और इस्फहान। उन्होंने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स यूज़ किए। ये एक एडवांस एयरक्राफ्ट है जो रडार डिटेक्शन से बच जाता है, और इसमें लगे थे बंकर बस्टर बॉम्ब्स। ये ऐसे बॉम्ब होते हैं जो ज़मीन के नीचे तक घुसकर अंडरग्राउंड बंकर्स और फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये स्ट्राइक एक क्रिटिकल शिफ्ट थी, मतलब अब सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस लेवल पर चली गई थी, क्योंकि जो टारगेट्स इसराइल के रीच से बाहर थे अब अमेरिका उन्हें डायरेक्टली स्ट्राइक कर रहा था। मतलब अब कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल शेप लेने लगा था। अब हमें ये समझना होगा कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, यानी इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, क्योंकि यूपीपीसीएस में अक्सर ये सवाल आता है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो सबसे पहला थ्रेट है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर। इंडिया रोज़ाना लगभग 2 मिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जो गल्फ के ऑयल को दुनिया भर तक ले जाता है। इसको हम ग्लोबल चौक पॉइंट कहते हैं। अब अगर यहाँ मिलिट्री फ्लेयर अप होगा, मतलब लड़ाई तेज़ होती है, तो क्या होगा? सबसे पहले जो क्रूड ऑयल सप्लाई है वो डिसरप्ट होगी, मतलब तेल की आपूर्ति रुक सकती है। दूसरा, ग्लोबल ऑयल के दाम ऊपर चले जाएंगे क्योंकि डिमांड हाई और सप्लाई लो हो जाएगी। तीसरा, इंडिया में इन्फ्लेशन हो सकता है क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट, फूड, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। और चौथा, इंडिया के फिस्कल बैलेंस और ट्रेड बैलेंस दोनों स्ट्रेन हो जाएंगे, मतलब डेफिसिट बढ़ जाएगा। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया की डायस्पोरा की सेफ्टी। इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियंस जो बाहर सेटल्ड हैं। भारत के 1.34 करोड़ जो NRIs हैं उनमें से लगभग 66% जो लोग हैं वो गल्फ रीजन में रहते हैं, जिसमें UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन शामिल हैं। अब अगर गल्फ रीजन में वॉर एस्केलेट होती है तो उनकी जान खतरे में आ जाती है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। ये कंटिंजेंसी और इवैक्यूएशन प्लान था। कंटिंजेंसी का मतलब है इमरजेंसी के लिए बैकअप प्लानिंग। इसके अंदर सबसे पहले काम है मिडल ईस्ट की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना। दूसरा, इंडियन एम्बेसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना ताकि इवैक्यूएशन टाइमली हो। और तीसरा,
इंडियन नेशनल्स की सेफ्टी इंश्योर करना और ज़रूरत पड़ने पर उनको रिपाट्रिएट करना। रिपाट्रिएशन का मतलब है उनको वापस इंडिया ले जाना। इंडिया का इस एरिया में रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि 1990-91 गल्फ वॉर, फिर लिबिया क्राइसिस और रिसेंटली ऑपरेशन गंगा जो कि यूक्रेन से रिलेटेड है, अभी 2022 में हुआ है। अब बात करते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट के ग्लोबल इम्पैक्ट्स की, यानी कि ग्लोबल रैमिफिकेशंस की। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑयल मार्केट पर। जैसे मैंने पहले कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक चोक पॉइंट है जहाँ पे 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड पास होता है। कितना? 20%। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कितना परसेंट हो रहा है। अगर क्राइसिस प्रोलॉन्ग्ड होता है, मतलब लंबी ड्यूरेशन तक चलता है, तो क्या होगा? सबसे पहले तेल के दाम स्काई रॉकेट करेंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जितने देश एनर्जी इंपोर्ट करते हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, उन सभी को प्रॉब्लम होगी। अब अमेरिका के लिए भी कुछ बड़े कंसर्न्स हैं। सबसे पहले जो है कि यूएस के कई मिलिट्री बेस गल्फ में हैं, उन पर अटैक का खतरा बन जाता है। अमेरिका पर प्रेशर होगा कि वो रीजन में और ज़्यादा फंस ना जाए, वरना वियतनाम और अफगानिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। और जो देश ईरान के साथ अलाइंड हैं वो यूएस के खिलाफ डिप्लोमेटिक बैकलैश करेंगे। सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक थ्रेट ये है कि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ कर सकता है। अब ये एनपीटी क्या है? एनपीटी एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड को रोकता है। अगर ईरान इससे बाहर निकलता है तो वो ओपनली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस में आ सकता है और इससे ग्लोबल सिक्योरिटी एक नए क्राइसिस में चली जाएगी। नेक्स्ट है हमारी इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू सिप्रस। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिप्रस का दौरा किया। कब किया? 15 से 16 जून 2025 को। ये दौरा सिप्रस के प्रेसिडेंट निकोस के कहने पर। आपको इनके नाम पता होने चाहिए। कई बार हमारे एग्जाम में यूपीपीसीएस में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनके आपको नाम बताने पड़ जाएं। ठीक है, तो आप नाम पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। ये इन्विटेशन पर हुआ था, मतलब पीएम मोदी को सिप्रस के राष्ट्रपति ने फॉर्मली इन्वाइट किया और ये एक स्टेट लेवल विजिट था। की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक अवार्ड का नाम दिया हुआ है विच इज़ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। अब ये अवार्ड है क्या? ये अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। सिविलियन ऑनर का मतलब होता है कि देश का सबसे ऊंचा सम्मान जो किसी आम नागरिक या फॉरेन लीडर को दिया जाता है। मतलब पीएम मोदी को सिप्रस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर रिस्पेक्ट किया, जो दोनों देशों के रिलेशंस को और स्ट्रांग बनाता है। सिप्रस एक छोटा सा आइलैंड है जो मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। जोग्राफिकली ये एशिया में आता है। अगर आप मैप में देखोगे तो सिप्रस एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच में। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लोकेशन के हिसाब से सिप्रस एशिया का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। मतलब सिप्रस अपना ट्रेड, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम ईयू के साथ अलाइन करता है। ये छोटे देश के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उनको ईयू का सपोर्ट मिलता है। ईयू काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जिसमें हर मेंबर कंट्री को एक फिक्स टाइम के लिए रोटेटिंग प्रेसिडेंसी मिलती है और 2026 में सिप्रस को ये चांस मिलेगा और तब सिप्रस की लीडरशिप यूरोप वाइड डिसीजंस में काफ़ी स्ट्रांग होगी। ये इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस वक्त इंडिया सिप्रस टाइज और स्ट्रैटेजिक और ट्रेड लेवल पर और ज़्यादा डीपन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है यूएसए वाइस प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वांगे, इनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। जे.डी. वांगे ने अप्रैल 21 से 24 को न्यू दिल्ली का दौरा किया। ये विजिट एक पिवटल मूवमेंट था, माना जा रहा है। पिवटल का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। इस विजिट का मेन एम था एक न्यू और मॉडर्न बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन करना, जो फोकस करेगा जॉब क्रिएशन यानी कि रोजगार का निर्माण और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। मतलब सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सब कंट्रीज़ के बीच स्मूथली कनेक्टेड हो। डोनाल्ड ट्रंप के नए टर्म के बाद व्हाइट हाउस से इंडिया का ये सबसे बड़ा ऑफिशियल दौरा था। इसे एक पॉलिटिकल सिग्नल भी मिलता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी में प्रायोरिटी दे रहा है। दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया कि ट्रेड को मॉडर्न बनाने की ज़रूरत है। यहाँ फोकस रहा सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज करने में। सप्लाई चेन को मॉडर्नाइज करना मतलब जैसे कि चिप मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी सेक्टर की रॉ मटेरियल सप्लाई वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज़ जॉब क्रिएशन, यानी कि जॉब्स क्रिएट करना और मार्केट एक्सेस देना, जैसे कि इंडियन कंपनीज़ को यूएस मार्केट में और यूएस कंपनीज़ को इंडियन मार्केट में एंट्री इजी करना। अब यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है विच इज़ सप्लाई चेन रेजिलियंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कभी क्राइसिस हो जाए जैसे कि पेंडेमिक, वॉर या नेचुरल डिज़ास्टर, तो सप्लाई चेन टूट ना जाए और स्मूथली चलती रहे। साथ ही दोनों ने एनर्जी कोऑपरेशन यानी कि न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, ऑयल एंड गैस सेक्टर में पार्टनरशिप पर बात की। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स
डिस्कस हुई, मतलब एडवांस यूएस टेक्नोलॉजी इंडिया को शेयर करना। और ये सब क्वाड फ्रेमवर्क के अंडर भी डिस्कस हुआ। अब ये क्वाड फ्रेमवर्क क्या है? क्वाड में आता है इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग, जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करता है। अब अगर हम बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो 2024 तक इंडिया और यूएस का टोटल बायलेटरल ट्रेड 150 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया था। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि यूएस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ एग्जाम में आ सकती है। यूएस की जगह वो पूछेगा कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा, और 4 ऑप्शन दे देगा, यूएस, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और आपको पता होना चाहिए कि आंसर होगा यूएस। मतलब इंडिया के लिए ट्रेड के टर्म्स में सबसे बड़ा पार्टनर अब यूएस है, चाइना को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लोज। यहाँ पे एक वर्ड दिया है एफडीआई। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब कोई यूएस की कंपनी इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फार्मा कंपनीज, उसे हम एफडीआई बुलाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट मेनली आता है टेक्नोलॉजी, एनर्जी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। इससे इंडिया की इकोनॉमी में जॉब्स, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लिंकेजेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पहलगाम टेररिस्ट अटैक ड्यूरिंग विजिट। एक ट्रैजिक बात ये रही कि जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे तभी पहलगाम में एक मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ। यह हाईलाइट करता है कि इंडिया को अभी भी टेररिज्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और इस तरह के इंसिडेंट्स इंडिया के सिक्योरिटी नैरेटिव को और स्ट्रांग बनाते हैं जब वो यूएस जैसे पार्टनर्स के साथ डिफेंस और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ पीएम विजिट टू श्रीलंका। 6 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने अपना एक इम्पॉर्टेंट दौरा श्रीलंका का कंप्लीट किया। ये विजिट सक्सेसफुल माना गया और दोनों देशों के रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया गया। 2015 के बाद से ये उनका 4th ऑफिशियल, पूछेगा कौन सा ऑफिशियल विजिट था, तो 4th ऑफिशियल विजिट था श्रीलंका का। ये क्लियर सिग्नल है कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को मोदी गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंस दे रही है। ये विजिट इन्विटेशन पर हुआ था। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसनायके ने मोदी जी को बुलाया था। ये बताता है कि दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल ट्रस्ट और गुडविल एग्जिस्ट करता है। ये एक सिंबॉलिक और हिस्टोरिक थीम थी फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, कमिटमेंट टू अ प्रॉस्परस फ्यूचर। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि क्या थीम थी, तो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज का मतलब है कि इंडिया श्रीलंका के कल्चरल, रिलीजियस और सिविलाइजेशनल टाइज बहुत पुराने हैं, बुद्धिज्म, ट्रेड और कल्चर से जुड़े हैं। और कमिटमेंट टू अ प्रॉस्परस फ्यूचर का मतलब है कि दोनों देश अपनी पुरानी दोस्ती को आगे लेकर चलना चाहते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक और डेवलपमेंट कोऑपरेशन में। यहाँ पर एक की टर्म दिया हुआ है विच इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, जिसमें इंडिया अपने पास के नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स के साथ कोऑपरेशन को प्रायोरिटी देता है। मतलब इस विजिट ने दोबारा ये कंफर्म कर दिया कि श्रीलंका इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर है साउथ एशिया में। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म दी हुई है विच इज़ महासागर विजन। इसका फोकस है कि इंडिया अपने इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज़ के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे। ये सिक्योरिटी, ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन ओशन एक स्ट्रैटेजिक ट्रेड रूट है जिसमें चाइना का भी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। मतलब दोनों कंट्रीज़ ने इस बारे में सोचा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक इनाग्रेशन हुआ है, किस चीज़ का, माहू उमानथाई रेलवे लाइन का। इसका इनाग्रेशन किया। इसका पूरा फंडिंग इंडिया ने दिया, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली $91 मिलियन दिया। ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो श्रीलंका में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा और साथ ही इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप का सिंबल है। वो आपसे पूछेगा डायरेक्टली कि ये वाला जो रेलवे लाइन है वो किस कंट्री से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए श्रीलंका। अब दूसरा प्रोजेक्ट भी दिया है यहाँ पे विच इज़ अनुराधापुर सिग्नलिंग सिस्टम। ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसे इंडियन एड के अंडर $14.89 मिलियन से मॉडर्नाइज किया गया। यहाँ एक वर्ड है सिग्नलिंग सिस्टम। ये क्या होता है? सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड होने से रेलवे सेफर और एफिशिएंट बन जाएंगे। ये इंडिया का एक और कंट्रीब्यूशन है श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। मोदी जी ने जयश्री महाबोधि टेम्पल विजिट किया। ये टेम्पल एक बहुत ही सीक्रेट बुद्धिस्ट साइट है जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा के बोधि ट्री के सैपलिंग है। तो आपको ये टेम्पल पूछेगा और पूछेगा कौन सी कंट्री में है। उसके अलावा साथ ही उन्होंने डिस्कस किया, क्या किया, बुद्धा रेलिक्स एग्जीबिशन डिस्कस किया जो दोनों देश के कल्चरल टाइज को हाईलाइट करता है। देन बोध गया डेवलपमेंट, बिहार का एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट, और क्लर्जी कंट्रोल ये सब शो करता है कि इंडिया श्रीलंका के रिलेशन सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कल्चरल और रिलीजियस डेप्थ भी है।
नेक्स्ट, पीएम मोदी की अपील पर श्रीलंका ने 11 इंडियन फिशरमैन को रिलीज़ किया। ये इशू इंडिया श्रीलंका रिलेशंस में काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि तमिलनाडु के फिशरमैन अक्सर श्रीलंकन वाटर्स में पकड़ लिए जाते हैं, और इस रिलीज से गुडविल और ट्रस्ट और स्ट्रेंथन होता है। यहाँ एक डिमांड रेज हुई। तमिल पार्टीज ने इंडिया को अर्ज किया कि बॉटम ट्रॉलिंग बैन करें। अब ये बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है? ये एक फिशिंग टेक्निक है जिसमें समंदर के नीचे फ्लोर को स्क्रैप करके फिश पकड़ी जाती है, और ये मरीन लाइफ को हार्म करता है और इकोलॉजिकल डैमेज होता है। इस इशू पर तमिलनाडु और श्रीलंका के फिशरमैन के बीच डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। इस विजिट में दोनों देशों ने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए, जैसे कि डिफेंस पर, मतलब स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए, एनर्जी सेक्टर कोलैबोरेशन, रिन्यूएबल्स, ऑयल और गैस के लिए, और डिजिटल टाइज, आईटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए। तो ओवरऑल इस विजिट का जो रिजल्ट ये निकला कि इंडिया श्रीलंका पार्टनरशिप मल्टी डायमेंशनल हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस और रीजनल पीस या रीजनल स्टेबिलिटी सब में प्रोग्रेस हुई। यहाँ पर अब एक बॉक्स दिया हुआ है विच इज श्रीलंकन प्रेसिडेंट्स विजिट टू इंडिया। दिसंबर 2026 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट दिसन्याके ने अपना पहला ओवरसीज ट्रिप इंडिया में किया। ये इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि श्रीलंका अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को प्रायोरिटी देता है। प्रेसिडेंट ने इंडिया को एश्योरेंस दिया कि श्रीलंकन टेरिटरी कभी भी हॉस्टाइल फॉरेन एक्टिविटी जैसे कि चाइनीज़ मिलिट्री बेस या एंटी इंडिया एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं होगी। ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी सिक्योरिटी गारंटी है। 2022 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद श्रीलंका कोलैप्स का एज पर था। तब इंडिया ने $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी और आईएमएफ के थ्रू सपोर्ट इंश्योर किया। ये प्रेसिडेंट ने एक्नॉलेज किया, जो कि गुडविल क्रिएट करता है। दोनों देश अब चाहते हैं कि रिलेशन लोन और डेट तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल पर शिफ्ट हो। इसके लिए एक डेट रीस्ट्रक्चरिंग एमओयू उन्होंने फाइनलाइज करने की बात की। बाकी डिस्कशंस में जो फोकस था वो था हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर कंप्लीट करना, यानी कि इंडिया के ऑनगोइंग सोशल प्रोजेक्ट्स। दूसरा था एक्सपैंडिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सामपुर सोलार एलएनजी और विंड। ये आपको नाम पता होना चाहिए कि सामपुर सोलार किससे रिलेटेड है। एंड उसके अलावा त्रिकोमाली एज एन एनर्जी हब डेवलप करना, जो इंडियन ओशन में एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया अंगोला रिलेशंस। 3 मई 2025 को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के प्रेसिडेंट को इंडिया बुलाया। ये उनकी पहली स्टेट विजिट थी। स्टेट विजिट का मतलब होता है सबसे हाई लेवल ऑफिशियल विजिट, जिसमें प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश का राष्ट्रीय मेहमान बनता है। इस विजिट के साथ ही दोनों देशों के बीच के डिप्लोमेटिक टाइज यानी कि औपचारिक राजनीतिक संबंध के 40 साल पूरे होते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको पता होना चाहिए कि पहली बार नहीं है, 40 साल से चल रहे हैं। सो डिफेंस कोऑपरेशन मतलब रक्षा के क्षेत्र में सहयोग। इंडिया ने अंगोला को $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि एक प्रकार का कंसेशनल लोन जो एक देश दूसरे देश को देता है ताकि वो नए प्रोजेक्ट्स या मॉडर्नाइजेशन में पैसा यूज़ कर सके। अंगोला अपना पुराना सोवियत ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि Su-30 जेट्स को मॉडर्नाइज करेगा, और ये सब इंडिया की सागर पॉलिसी यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसकी पॉलिसी के अंडर इंडिया अपने तहत हो रहा है। इसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस पॉलिसी के अंडर इंडिया अपने इंडियन ओशन के आसपास के देशों के साथ डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ाता है। अब हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने अंगोला को रेलवे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में मदद देने का ऑफर किया। अंगोला ने 3 बड़े रेलवे लाइंस को कनेक्ट करने का प्लान है। इनमें से एक है लोबितो कॉरिडोर। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि लोबितो कॉरिडोर कहाँ है, या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट है जिसे अब यूएस और यूरोपियन यूनियन भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये ट्रेड और कनेक्टिविटी को अफ्रीका के अंदर और ग्लोबल लेवल पर इम्प्रूव करेगा। ये रेलवे प्रोजेक्ट एक और बड़े ग्लोबल इनिशिएटिव के साथ जुड़ता है विच इज़ आईमेक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आईमेक जो है ये एक नया मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता है, जैसे कि एक नया सिल्क रूट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मतलब इंडिया चाह रहा है कि अंगोला के थ्रू अफ्रीका भी इस कनेक्टिविटी चेन का पार्ट बने। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट कोऑपरेशन। अंगोला ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया और वो इसका 123rd मेंबर बन गया। ISC एक ग्लोबल ग्रुप है जो सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए बना है और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। मतलब अंगोला ने भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंडिया के इनिशिएटिव को अपना सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल सिग्निफिकेंस।
अंगोला के प्रेसिडेंट की एक और बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन है। अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है जिसमें ऑलमोस्ट सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ मेंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका इंडिया विजिट सिर्फ अंगोला तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरा अफ्रीका के साथ इंडिया के टाइज को भी स्ट्रेंथन करता है, मतलब ब्रॉडर रीजनल इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं एनर्जी की। अंगोला इंडिया के लिए अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड ऑयल और एलएनजी का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेकेंड लार्जेस्ट है। डायरेक्टली यहाँ से ये स्टेटमेंट उठ के पेपर में आ सकती है। सो एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अंगोला के टोटल 3.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स जो इंडिया आते हैं उनमें से 90% सिर्फ एनर्जी बेस्ड होते हैं। मतलब अंगोला इंडिया के लिए क्रूशियल एनर्जी सप्लायर है जो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाता है। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर मतलब ऐसी डिप्लोमेसी जो कल्चर, ट्रेडिशन और पीपल टू पीपल कनेक्ट के थ्रू होती है, बिना मिलिट्री या हार्ड टैक्टिक्स के। इस विजिट के दौरान इंडिया और अंगोला के बीच 3 MOU साइन हुए, एक एग्रीकल्चर का, दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन और तीसरा कल्चर का। ये सब एग्रीमेंट्स दोनों देशों के लोगों के बीच डीपर कनेक्शन बनाते हैं। इससे हमारी कल्चरल बॉन्डिंग और ट्रस्ट बढ़ता है। ट्रेड फिगर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2020-21 में इंडिया अंगोला ट्रेड $2.14 बिलियन था। फिर 22-23 में ये बढ़कर $4.22 बिलियन हो गया। लेकिन 23-24 में थोड़ा डिप आया और ट्रेड $4.19 बिलियन रहा। इस टोटल ट्रेड में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $698 मिलियन के थे। मतलब इंडिया अंगोला को भी काफ़ी गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जिससे दोनों तरफ का इकोनॉमिक रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंडिया इटली बायलैटरल मीट। मिस्टर एंटोनियो ताहानी जो इटली के डिप्यूटी पीएम और फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया 11-12 अप्रैल 2025 को। ये एक हाई लेवल बायलैटरल विजिट थी जिसमें दोनों देश अपने टाइज को रिव्यू और डीपन कर रहे थे। उनके साथ आई थी अन्ना मारिया बनीनी। ये आपको नाम पता होने चाहिए। यूपीपीसीएस में क्या होता है, जनरली नाम पूछ लेते हैं और वो उनकी कंट्री पूछ लेंगे। तो उनके साथ आई थी अन्ना जो इटली की मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च है, और उनके साथ एक बड़ी डेलीगेशन भी थी जिसमें बिजनेस और एकेडमिक लीडर्स शामिल थे। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल विजिट नहीं थी बल्कि रिसर्च और बिजनेस ऑपरेशन को भी फोकस में रखा गया था। दोनों कंट्री के डेलीगेट्स ने डेलीगेशन लेवल टॉक्स किए जिसमें इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया। वैसे एस जयशंकर का नाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट हर बच्चा जानता होगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स में जनरली ऐसे पूछा जाता है कि ये जो है कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ डेलीगेशन लेवल टॉक्स का मतलब है कि दोनों तरफ के बड़े ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स बैठ के इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, सिर्फ लीडर्स की छोटी बातचीत नहीं होती है ना। दोनों देश ने जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान JSAP 2025-29 प्रोग्रेस को रिव्यू किया। ये बेसिकली एक रोड मैप है जो 5 साल के लिए बना होता है, जिसमें डिसाइड होता है कि दोनों देश कौन से एरियाज़ में कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। तो फोकस एरियाज़ थे हमारे ट्रेड, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक, AI, साइबर, टेलीकॉम, एजुकेशन एंड यूथ मोबिलिटी। मतलब सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप है, फ्रॉम इकोनॉमी टू सिक्योरिटी टू टेक्नोलॉजी। दोनों नेशंस ने रीअफर्म किया कि JSAP से कॉन्क्रीट आउटकम्स मिलने चाहिए, मतलब सिर्फ पेपर पे लिखने तक लिमिटेड नहीं बल्कि ग्राउंड पे रिजल्ट्स आने चाहिए। उन्होंने IMEEC यानी कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी अपना कमिटमेंट रिपीट किया। ये एक मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जैसा मैंने पहले बताया था, जो इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ रेल, रोड और पोर्ट्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। किस किस से? रेल, रोड और पोर्ट्स के थ्रू। इटली ने एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया है IMEEC के लिए, जिसे इंडिया ने वेलकम किया। मतलब इटली भी इसे लेकर सीरियस है और उसने एक डेडिकेटेड ऑफिशियल इसके लिए अपॉइंट कर दिया। फर्स्ट एवर इंडिया इटली बिजनेस साइंस एंड टेक फोरम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसे को चेयर किया इंडिया के CIM यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, इटली के डिप्यूटी PM ताहानी और मिनिस्टर बनीनी ने। इस फोरम का एम था दोनों देशों के बिजनेस और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। रोमन मोज़ेक एंड टेक्सटाइल एग्जीबिशंस इनॉग्रेट किए गए, जिससे दोनों कंट्रीज़ के कल्चरल बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग हुए। मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स और ट्रेड नहीं, कल्चर को भी इक्वली प्रमोट किया गया। ये बॉक्स भी देख लेते हैं, विच इज़ इंडिया इटली स्ट्रैटेजिक प्लान 2025 से 29।
58th एनुअल मीटिंग ऑफ एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलान में हुई। तो आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पर हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए मिलान इटली में हुई, जिसमें इंडिया की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन गई और वहीं पे इंडिया और इटली ने अपना JSAP 2025-29 डिस्कस किया। मतलब साइड लाइन मीटिंग्स भी काफ़ी प्रोडक्टिव होती हैं। इस डायलॉग का मेन जो एम था वो था इकोनॉमिक टाइज को डीपन करना, डिजिटल इनोवेशन बढ़ाना, रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन करना और क्लाइमेट कोऑपरेशन पर ध्यान देना, उसको स्ट्रेंथन करना। यानी दोनों देश लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। ये सब मीटिंग मिलान इटली में 58th ADB एनुअल मीटिंग के साइडलाइंस पर हुआ था। तो इससे आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी मिलान में। उसके अलावा तो अगर कुछ आता है कि ये था ये था ये था एक्सेट्रा, आप ऑल ऑफ द अबव कर लो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अब आप कितना याद रखोगे, तो जनरली उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। ये बेसिकली एक छोटी सी ट्रिक एग्जाम के लिए जो आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट है हमारा इंडिया न्यूजीलैंड बायलेटरल मीट। PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सोनी, वही यानी कि आपको ये नाम पता होना चाहिए एग्जाम के लिए। क्रिस्टोफर ने इंडिया का दौरा किया 16 से 20 मार्च तक। मतलब ये एक ऑफिशियल बायलेटरल विजिट थी जो 5 दिन तक चली, जिसमें दोनों देश ने अपने टाइज को अपग्रेड करने की कोशिश की। इंडिया और न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस दोबारा स्टार्ट किए जाएंगे। FTA का मतलब है दोनों देश अपने बीच के ट्रेड पर टैरिफ और बैरियर्स कम करेंगे ताकि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज ईजी हो। यानी कि FTA में टैरिफ और बैरियर दोनों आते हैं और गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं, सिर्फ गुड्स के लिए नहीं होता ना। दोनों देश एग्री हुए कि ट्रेड डिफेंस टेक्नोलॉजी और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के एरियाज़ में कोऑपरेशन को और स्ट्रांग बनाएंगे। मतलब पार्टनरशिप सिर्फ एक साइड पे नहीं बल्कि मल्टी सेक्टोरल होगी। इकोनॉमी, सिक्योरिटी, टेक और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सब कवर होंगे। 2011 में न्यूजीलैंड ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी विच इज़ ओपनिंग डोर्स टू इंडिया पॉलिसी, जिसमें इंडिया को एक प्रायोरिटी पार्टनर डिक्लेयर किया गया। मतलब न्यूजीलैंड ने इंडिया के साथ टाइज को स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट माना और 2011 से ये बेस तैयार हो गया है। इस इनिशिएटिव के पार्ट के रूप में न्यूजीलैंड इंडिया स्ट्रैटेजी लॉन्च हुई थी, जिसका एम था ट्रेड, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टाइज इंडिया के साथ स्ट्रेंथन करना। यानी एक डेडिकेटेड ब्लूप्रिंट बनाया गया इंडिया के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। 2020 में एक रोड मैप लॉन्च हुआ, इंडिया न्यूजीलैंड 2025 यानी कि एक टाइमलाइन दिया, इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप, जिसका एम था एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल पार्टनरशिप बिल्ड करना। मतलब दोनों देश ने फॉर्मली एक टारगेट ईयर फिक्स किया 2025 तक, जिसमें रिलेशन का नेक्स्ट लेवल अचीव करना था। अगस्त 2024 में इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक कस्टम कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन किया। अब ये कस्टम कोऑपरेटिव अरेंजमेंट होता क्या है, मतलब दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि कस्टम्स और ट्रेड फैसिलिटेशन पे मिलकर काम करेंगे ताकि गुड्स को मूवमेंट स्मूथ हो सके। यहाँ पर अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हुई है। सो ISA एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है जो सोलर एनर्जी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है और ये एक मेजर डिप्लोमेटिक विन था इंडिया के लिए। इसी समय जब इंडिया के प्रेसिडेंट ने वेलिंगटन का स्टेट विजिट किया तो न्यूजीलैंड ने ISA को रेटिफाई किया। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच टोटल बायलेटरल ट्रेड $1.75 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब दोनों देशों का टोटल गिव एंड टेक इतना था जो एक स्टेडी ग्रोथ दिखाता है। न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट्स इंडिया को $0.84 बिलियन की थी, यानी उन्होंने इंडिया को गुड सर्विसेज इस वैल्यू तक भेजे और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी न्यूजीलैंड के लिए वो $0.91 बिलियन थी। यानी इंडिया का ट्रेड थोड़ा सा पॉजिटिव बैलेंस में है। इंडिया और न्यूजीलैंड ने अप्रैल 2010 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि CECA साइन किया था अप्रैल 2010 में। उसके लिए नेगोशिएशंस स्टार्ट किए थे। ये बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA का एक ब्रॉडर वर्जन है। किसका ब्रॉडर वर्जन है? FTA का ब्रॉडर वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो ये उसका एक ब्रॉडर वर्जन है जिसमें ट्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज भी कवर होते हैं। लेकिन 2015 में ये जो टॉक्स थे ये स्टॉल हो गए थे। स्टॉल का मतलब क्या होता है, मतलब उस समय डिस्कशंस रुक गई और कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर मार्च 2025 में दोनों देशों ने नए FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के जरिए फिर से डिस्कशन स्टार्ट किए। मतलब अब फिर से नेगोशिएशंस रिवाइव हो गए हैं और दोनों देश सीरियस हैं ट्रेड रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया US रिलेशंस, द रीसेंट डेवलपमेंट्स। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया रेसिप्रोकल टैरिफ्स। क्या किया? रेसिप्रोकल टैरिफ्स इफेक्टिव फ्रॉम 2 अप्रैल 2025 उन कंट्रीज़ पर जो US गुड्स पे हाई ड्यूटीज़ लगाते हैं। टारगेट कंट्रीज़ थे इंडिया, चाइना, EU, ब्राज़ील, मेक्सिको एंड कनाडा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि अगर आप US के गुड्स पे ज़्यादा ड्यूटी लगाओगे तो US भी आपके गुड्स पे सेम या उससे ज़्यादा ड्यूटी लगाएगा। यहाँ इंडिया भी टारगेट हुआ
ट्रंप ने इस दिन को यूएसए के लिए लिबरेशन डे मार्क किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लिबरेशन डे कौन से दिन को माना गया है, जब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। मतलब उन्होंने इसे एक सिंबॉलिक विक्ट्री बताया कि अब अमेरिका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट स्टैंड ले रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ट्रंप ने इंडिया के इम्पोर्ट्स पर 26%, यूपीपीसीएस को आदत है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की कि कितना परसेंट है, सो 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंस किया। लेकिन बाद में उन्होंने इस एडिशनल टैरिफ को 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मतलब इंडिया को एक टेम्प्रेरी रिलीफ मिल गया, लेकिन वार्निंग भी है कि अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो टैरिफ फिर से लग जाएगा। इस अनाउंसमेंट का एम था ट्रेड इम्बैलेंसेस को एड्रेस करना। पॉलिसी एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रही है जिसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बैरियर्स दोनों मैच हो जाएं। यानी यूएस चाह रहा है कि कंपटीशन फेयर हो, ना इंडिया का टैरिफ ज़्यादा हो और ना ही यूएसए का टैरिफ ज़्यादा हो। नाउ ट्रंप ने क्रिटिसाइज़ किया कि इंडिया के हाई टैरिफ्स को स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें जहाँ ड्यूटीज़ 100% से ज़्यादा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% से भी ज़्यादा ड्यूटीज़ है। मतलब अगर एक अमेरिकन कार इंडिया आती है तो उसकी प्राइस डबल या उससे ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द ड्यूटीज़। इंडिया भी यूएस प्रोडक्ट्स पे कुछ 30 to 70% तक के टैरिफ्स लगाता है, जिससे अमेरिकन बिजनेसेस को इंडिया में सेल करना टफ हो जाता है। मतलब दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन यूएस को लगता है कि इंडिया ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है। ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग और बिग अब्यूज़र जैसे नाम दिए, यानी ओपनली क्रिटिसाइज़ किया कि इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पर और अदर इकोनॉमीज़ पर। मूडीज़ ने वार्न किया कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड को सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वाइडर टैरिफ डिफरेंशियल्स की वजह से यूएस के साथ। मतलब अगर यूएस अपना मार्केट बंद करे या ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दे तो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिर जाएंगे और इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के की इफेक्टेड सेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं वो है ऑटोमोबाइल्स, फूड एंड टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। ये 3 सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट होंगे क्योंकि इनमें ट्रेड डिपेंडेंसी हाई है। लेकिन अगर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए एग्जाम में तो आप ऑल ऑफ द अबव करना। नेक्स्ट है गोल्ड कार्ड वीज़ा फॉर द यूएस सिटीजनशिप। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया एक नया गोल्ड कार्ड वीज़ा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ करेगा अमेरिकन सिटीजनशिप खरीदने का $5 मिलियन में, यानी कि इंडिया का 43.5 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के बदले। मतलब अगर कोई बिलियनियर या रिच इन्वेस्टर यूएस में पैसा लगाता है तो वो डायरेक्टली सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करेगा। ये वीज़ा पुराने ईबी वीज़ा जो था, EB-5 वीज़ा जो था उसको रिप्लेस करेगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट था 8 लाख टू $1 मिलियन, यानी कि इंडिया का 7 से 8.5 करोड़ रुपए, और कम से कम 10 जॉब्स क्रिएट करना। कितनी जॉब्स? 10 जॉब। कहाँ पर? यूएस में। मतलब पहले कम इन्वेस्टमेंट चाहिए था लेकिन जॉब क्रिएशन कंपलसरी था। अब गोल्ड कार्ड में जॉब क्रिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि नो जॉब क्रिएशन रिक्वायरमेंट। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले 10 था, अब कुछ भी नहीं है। अनलाइक द EB-5 प्रोग्राम, यानी सिर्फ पैसा लगाओ और सिटीजनशिप पाओ, जॉब्स क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ये स्कीम वेल्दी और सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करेगी जो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी फोकस है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को खींचना ताकि यूएस इकोनॉमी और स्ट्रांग बन सके। नेक्स्ट आता है हमारा पीएम मोदीज यूएसए विजिट। ये हेडलाइन बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीसेंट यूनाइटेड स्टेट्स विजिट एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट था। 13 फरवरी 2025 को मोदी जी ने यूएस विजिट हुआ और इस विजिट का जो मेन फोकस था वो था ट्रेड, डिफेंस और सिक्योरिटी। ट्रेड यानी व्यापार, डिफेंस यानी कि रक्षा क्षेत्र और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा सहयोग। ये 3 चीज़ें दोनों देशों के रिलेशंस को और स्ट्रांग बनाएंगी। इस विजिट का एक स्पेशल नाम दिया गया विच इज़ मेगा पार्टनरशिप। ये एक सिंबॉलिक फ्रेज है जो ट्रंप का जो स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और इंडिया का मेक इंडिया ग्रेट अगेन को जोड़ता है। मतलब दोनों देश इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी कि विश्व स्थिरता के लिए एक साथ काम करना चाहते हैं। अभी दोनों देश का जो व्यापार है वो 200-250 बिलियन के आसपास है। टारगेट रखा गया है कि 2030 तक दोनों कंट्रीज़ का जो ट्रेड है उसको $500 बिलियन से तक पहुंचाया जाए। ये यूपीपीसीएस पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव टारगेट है और यूपीपीसीएस में क्वांटिटेटिव टारगेट्स अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। अब दोनों देश एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स जैसे कि चिप टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि रेयर एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट जो बैटरी और डिफेंस टेक में यूज़ होता है, में मिलकर काम करेंगे। ये सेक्टर्स फ्यूचर ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल होते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी एंड मिलिट्री इम्पोर्ट्स। इंडिया अब ऑयल और नेचुरल गैस यूएसए से ज़्यादा खरीदेगा, साथ ही मिलिट्री इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करेगा। इससे ट्रेड इम्बैलेंस कम होगा क्योंकि पहले इंडिया यूएसए को कम एक्सपोर्ट करता था और ज़्यादा इंपोर्ट करता था। ये एक माइलस्टोन डील है
F-35 स्टील्थ फाइटर डील, ये एक माइलस्टोन है जिसमें इंडिया को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स मिलेंगे। अब ये स्टील्थ का मतलब क्या होता है? स्टील्थ का मतलब होता है कि प्लेन रडार पर इजीली डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब एनिमी के लिए पकड़ना मुश्किल होगा। ये इंडिया के एयर डिफेंस को बहुत पावरफुल बनाएगा। 10 ईयर डिफेंस रोड मैप, सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि दोनों देश मिलकर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम खरीद बेच नहीं रहे हैं लेकिन हम साथ में डेवलप भी कर रहे हैं। स्पेशली क्या? जेट इंजन प्रोडक्शन और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट। और क्या करेंगे? मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ को हम डेवलप करेंगे। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा अगले 10 साल में। नेक्स्ट आता है हमारा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ये कोलैबोरेशन मेनली इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन एरिया के लिए है। इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया और यूएस अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स्ट्राडिशन ऑफ द मुंबई अटैक अक्यूज्ड। 2008 मुंबई टेरर अटैक का एक अक्यूज तहावुर हुसैन राणा, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तहावुर हुसैन राणा अभी यूएस में है। सो यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया है कि राणा को एक्स्ट्राडीट किया जाएगा, यानी कि वापस इंडिया लाया जाएगा ट्रायल के लिए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है इंटेलिजेंस शेयरिंग। दोनों देश अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि रॉ, सीआईए और एफबीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसका यूज़ क्या होगा? सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी क्या? नहीं, इसका यूज़ होगा काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन और इलीगल इमाइग्रेशन रोकने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेनमार्क एंड इंडिया ग्रीन पार्टनरशिप। फरवरी 2025 में डेनमार्क ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया विच इज़ GTAI। ये इनिशिएटिव इंडिया के साथ सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर कोऑपरेशन को एनहांस करेगा। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेफ हो, जैसे कि सोलर, विंड, बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा। सो सिंपल वर्ड्स में GTAI का पर्पस है इंडिया और डेनमार्क के बीच ग्रीन एनर्जी फील्ड में कोलैबोरेशन को और स्ट्रांग बनाना। 2020 में दोनों कंट्रीज़ यानी कि इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कि GSP को इस्टेब्लिश किया था। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है लॉन्ग टर्म और डीप लेवल का कोऑपरेशन स्पेसिफिक फील्ड्स में। सो इस GSP का फोकस है क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट चेंज से फाइट करना, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर, विंड, हाइड्रो जैसे रिसोर्सेज का यूज़ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो इकोनॉमी को ग्रो करे और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। डेनमार्क के PM मेटे फ्रेडरिक्सन, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, मेट फ्रेडरिक्सन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। उन्होंने ये पॉइंट एम्फेसाइज किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि डेनमार्क ने अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम किया है, मतलब पोल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट रिड्यूस किया और साथ ही अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड भी किया। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर पॉलिसीज सही हो तो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक साथ पॉसिबल है। 2025 के वर्ल्ड गवर्नेंस समिट यानी कि कहाँ पर? वर्ल्ड गवर्नेंस समिट ऑफ 2025 में डेनमार्क ने अनाउंस किया कि GTAI एक की स्टेप होगा। ये स्टेप ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को एक्सपैंड करेगा और ग्रीन इनिशिएटिव्स को फास्ट ट्रैक करेगा। फास्ट ट्रैक का मतलब है कि चीज़ों को स्पीड अप करना, मतलब दोनों कंट्रीज़ के जॉइंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, रिसर्च, क्लीन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, और अब तेज़ पेस पे आगे बढ़ेंगे यानी कि तेज़ी से हम आगे करेंगे। इन शॉर्ट अगर कहीं भी डेनमार्क आ जाए तो आप याद रखो कि कुछ सस्टेनेबल या ग्रीन इनिशिएटिव से ही रिलेटेड होगा ना। GTAI का अल्टीमेट एम है कार्बन न्यूट्रलिटी एफर्ट्स। क्या एम है उसका? कार्बन न्यूट्रलिटी एफर्ट्स को एक्सेलरेट करना। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जितना कार्बन आप एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हो उतना ही एब्जॉर्ब करने के लिए स्टेप्स लेना, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना, फॉरेस्ट ग्रो करना, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़। और इस गोल को अचीव करने के लिए GTAI बिजनेसेस, रिसर्चर्स और गवर्नमेंट्स के बीच पार्टनरशिप क्रिएट करेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक वर्ल्ड और पॉलिसी मेकर सब मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया भूटान रिलेशंस। 4 फरवरी 2025 को भूटान के किंग, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपको कि भूटान के किंग का नाम क्या है। वो इंडिया आए। ये बुलावा पर्सनली PM नरेंद्र मोदी ने दिया था और उन्होंने महाकुंभ मेला अटेंड किया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि महाकुंभ मेला कौन सी कंट्री के किंग ने अटेंड किया था और उनका क्या नाम था। यहाँ पे एक चीज़ है बायलैटरल रिलेशनशिप। बायलैटरल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच का दो तरफा संबंध।
किंग का आना एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो दिखाता है कि इंडिया और भूटान के रिलेशंस कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी स्ट्रांग है। अगर हम की आउटकम्स की बात करें, मतलब इंडिया ने भूटान को उनके 13th 5 ईयर प्लान में मदद कंटिन्यू करने का वादा किया। अब 5 ईयर प्लान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए डेवलपमेंट का नेशनल रोड मैप। किसका रोड मैप? डेवलपमेंट का नेशनल रोड मैप। जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट डिसाइड करना। साथ ही इंडिया ने भूटान के इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने की बात कही है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पुश। और एक स्पेशल प्रोजेक्ट विच इज़ भूटान्स माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें भूटान एक ऐसी सिटी डेवलप कर रहा है जो सस्टेनेबल हो, मॉडर्न हो और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के माइंडफुलनेस को प्रमोट करे। इसमें भी इंडिया मदद करेगा। अब यहाँ बात हो रही है आगे हाइड्रो पावर कोऑपरेशन की, जो इंडिया भूटान रिलेशंस का बैकबोन है। तो यहाँ पर एक नाम दिया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, विच इज़ पुनात सांगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 1020 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। अब हाइड्रो प्रोजेक्ट का मतलब है डैम और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि अब इस प्रोजेक्ट को भी फास्ट ट्रैक यानी कि जल्दी कंप्लीट किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूटान अपने जीडीपी का एक मेजर हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करके अर्न करता है और इंडिया उसका बिगेस्ट बायर है, हम उनसे खरीदते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के बारे में। बॉर्डर के दोनों तरफ ट्रेड और ट्रैवल आसान बनाने के लिए एक नया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दरंगा असम में बनाया गया। तो ये व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट? ये एक ऐसा मॉडर्न बॉर्डर गेट होता है जहाँ पे कस्टम, इमाइग्रेशन, ट्रेड क्लियरेंस एक ही जगह होता है। इससे इंडिया और भूटान के बीच गुड्स मूवमेंट और लोगों की मोबिलिटी फास्ट और सिक्योर हो जाएगी। यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट की बात की गई है विच इज़ सब नेशनल डिप्लोमेसी। अब ये क्या होता है? मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट्स भी अपने पड़ोसी देशों के साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, असम के भूटान के साथ ट्रेड, कल्चरल और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट रोल होगा। ये एक इफेक्टिव टूल है क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स का रिलेशन ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये एक नया की टर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक वन वर्ड में इसका कुछ मीनिंग दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, क्यों नहीं है। नाउ असम स्टेट इंडिया भूटान रिलेशन को और स्ट्रांग बना सकता है अगर आईसीपीस एक्सपैंड किए जाएं, जैसे कि दरंगा के अलावा नए चेक पोस्ट डेवलप हो, रेल लिंक्स यानी कि रेल कनेक्टिविटी डेवलप हो, जैसे कि कोकराझर, ये नाम आपको पता होना चाहिए, जेलिफू, बनारहाट और सांपसे, ये नाम जहाँ पे भी आ जाए ऐसा कुछ फैक्चुअल, तो आपको फटाफट लिख लेना है और इसको बार बार रेक्टिफाई करना, बिकॉज एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सो कोकराझर असम में है, जेलिफू भूटान में है, बनारघाट वेस्ट बंगाल में है और सांपसे ये भूटान में, ये और ये भूटान में, ये असम में, ये वेस्ट बंगाल में है, तक रेलवे लिंक्स। लोकल एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, जैसे कि असम का फेमस जोहा राइस। जोहा राइस किसका है? असम का है। ठीक है, एक एरोमेटिक राइस वेराइटी है, यानी कि एरोमेटिक मतलब बहुत अच्छी स्मेल आती है इससे। और फिर है भूत जुलौकिया चिली। आई गेस जिसे भी खाने वाने का शौक है उसको पता होगा इसके बारे में। ये वर्ल्ड की हॉटेस्ट चिली है, भूटान तक एक्सपोर्ट करके ट्रेड एक्सपैंड हो। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया कुवैत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। बच्चों, दिसंबर 2024 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना पहला ऑफिशियल विजिट किया, यानी कि मोदी जी का पहला ऑफिशियल विजिट था कहाँ पे? कुवैत में। ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन माना गया, मतलब दोनों देशों के रिलेशन में एक नया और स्ट्रॉन्ग चैप्टर ऐड हो गया। इस विजिट के दौरान इंडिया और कुवैत के रिलेशंस को अपग्रेड करके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाया गया। इसका मतलब होता है कि नॉर्मल दोस्ती से ज़्यादा गहरी दोस्ती, जिसमें दोनों देश मल्टीपल फील्ड्स में कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि ट्रेड यानी कि व्यापार, डिफेंस, रक्षा, एनर्जी, ऊर्जा और कल्चर यानी कि संस्कृति। मतलब अब दोनों देश लॉन्ग टर्म और सीरियस पार्टनर्स बन गए हैं, यानी कि आप नॉर्मल फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हो। इस विजिट के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए पीएम मोदी को कुवैत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया, जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ऊपर भी एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और यहाँ भी सिविलियन अवार्ड मिल गया है। तो ये सिविलियन अवार्ड्स का ऐसा हो सकता है कि एक साइड नाम दिया जाए, दूसरी साइड कंट्रीज़ दिए जाएं और मैच द फॉलोइंग दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। सो ये अवार्ड उनको मिला क्योंकि उन्होंने इंडिया कुवैत के बायलैटरल टाइज को स्ट्रांग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कुवैत के जो रूलर हैं, जिनका नाम है अमीर शेख
मिसल अल अहमद अल ज़ाबेर अल साबा हैं। उनके साथ बातचीत में डिसाइड हुआ कि नए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाएंगे। इसका सिंपल मतलब है कि दोनों देश के एक्सपर्ट्स मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे और पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और डिफेंस में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकल तरीके से काम होगा। इस पार्टनरशिप का जो मेन एम है वो है पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रॉन्ग करना, मतलब आम लोगों के बीच कनेक्शन बढ़ाना जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और वर्कर्स। और इसका दूसरा जो एम है वो है हाई लेवल मिनिस्टेरियल एंगेजमेंट्स, विजिट्स और मीटिंग्स रेगुलर होती रहें मतलब। और इसका तीसरा गोल है कि दोनों देश अपने डेवलपमेंटल जो गोल्स हैं उनको मिलकर अचीव करें, यानी कि विकास के लक्ष्यों को मिलकर अचीव करें। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू साइन हुआ डिफेंस सेक्टर में। किसमें? डिफेंस सेक्टर में। एमओयू का मतलब होता है कि एक फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट। क्या होता है? फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट, जो दोनों देश साइन करते हैं ताकि फ्यूचर में मिलकर काम कर सकें। ये एमओयू अब दोनों कंट्रीज़ को डिफेंस कोऑपरेशन में ज़्यादा क्लोज करेगा। ये भी एक हिस्टोरिक फैक्ट है कि लास्ट टाइम एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कुवैत विजिट किया था 1981 में। तो लास्ट कब हुआ था? 1981 में, जिसे किया था इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, मतलब मोदी जी का विजिट 43 साल के बाद हुआ। ये दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ट्रिप। आज के टाइम पे कुवैत का इंडिया के लिए इकोनॉमिक रोल भी काफ़ी बड़ा है। कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पेट्रोल और ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें कुवैत का मेजर कंट्रीब्यूशन है। साथ ही कुवैत ने इंडिया में $10 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। कितना? $10 बिलियन से ज़्यादा। ये एक बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है दोनों इकोनॉमीज़ के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेशन ऑन द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया और फ्रांस मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना रहे हैं, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल कल्चरल प्रोजेक्ट जिसमें दोनों कंट्रीज़ की पार्टनरशिप होगी। यानी इंडिया और फ्रांस मिलकर क्या बना रहे हैं? वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट जो एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स बनाती है और मैनेज करती है, दोनों मिलके युगीन भारत नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में बना रहे हैं। ये म्यूजियम बनेगा न्यू दिल्ली के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंडर, स्पेशली नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बिल्डिंग्स में। इसका साइज़ कितना होगा? साइज़ होगा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख, यानी कि 155,000 स्क्वायर मीटर्स, मतलब एक बहुत ही ह्यूज एरिया। इसको दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल इंस्टीट्यूशन बोला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट था वो पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 में। कब किया था? इंटरनेशनल एक्सपो में। और फिर दोबारा एम्फेसाइज इसे किया था उन्होंने भारत मंडपम के इनॉग्रेशन में 2023 में। यानी गवर्नमेंट इसको एक फ्लैगशिप कल्चरल प्रोजेक्ट की तरह हाईलाइट कर रही है। दिसंबर 19, 2024 को एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था इंडिया के नेशनल म्यूजियम्स और फ्रांस म्यूजियम्स डेवलपमेंट के बीच। ये साइनिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के सामने। मतलब अब कोलैबोरेशन ऑफिशियली सील हो गया है। नाउ ये एमओयू कोई पहली चीज़ नहीं है, पहले ही 2020 में एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच। क्या हुआ था? लेटर ऑफ इंटेंट इन्होंने साइन किया था। उसके बाद 2023 में जब मोदी जी फ्रांस गए थे तब भी इस प्रोजेक्ट पर फॉलोअप एग्रीमेंट्स हुए। मतलब ये प्रोजेक्ट ग्रेजुअल बिल्डअप है और अब फाइनली एग्जीक्यूशन फेज में आ गया है। इस म्यूज़ियम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो इंडिया की पूरी सिविलाइजेशनल जर्नी दिखाना, यानी कि स्टोन एज से लेकर मॉडर्न इंडिया तक का कल्चरल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक हेरिटेज। और फ्रेंच एक्सपर्ट्स जो वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स रन करते हैं जैसे कि लुवेर म्यूजियम इन पेरिस, वो अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे ताकि ये म्यूजियम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूशंस बन सके। सिंपल बोलें तो युगीन भारत नेशनल म्यूजियम एक कल्चरल मेगा प्रोजेक्ट है जो इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप से बनेगा, जिसमें इंडिया अपना हेरिटेज दिखाएगा और फ्रांस अपना ग्लोबल म्यूजियम एक्सपर्टीज़ शेयर करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश हिस्टोरिक एग्रीमेंट। अक्टूबर 2024 में नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने एक हिस्टोरिक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया। अब ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 कंट्रीज़ के बीच का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को प्रमोट करेगा अक्रॉस द बॉर्डर्स। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि पानी के फ्लो से बिजली बनाना। नेपाल के पास माउंटेन्स और रिवर्स बहुत हैं, इसलिए वहाँ हाइड्रो पावर का पोटेंशियल ज़्यादा है। शुरुआत में नेपाल अपनी हाइड्रो पावर से जनरेट की हुई 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को भेजेगा। 40 मेगावाट एक एवरेज सिटी के लिए काफ़ी होती है। तो ये एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल दोनों तरह का
स्टेप है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट मॉनसून सीज़न के दौरान होगा, कब होगा? रेनी सीज़न के दौरान होगा, 15 जून से 15 नवंबर तक। मॉनसून के टाइम नेपाल के रिवर्स फुल होते हैं, जिससे हाइड्रो पावर जनरेशन पीक पे होती है, इसलिए एक्स्ट्रा बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये जो बिजली है ये 400 किलोवाट धालकेबर मुजफ्फरपुर ट्रांसमिशन लाइन से भेजी जाएगी। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जगह का नाम, ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात करी। यहाँ किलोवाट मतलब जो है वोल्टेज का मेजर है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का फ़ायदा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी लॉस कम होते हैं। नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी पहले इंडिया आएगी, फिर इंडिया अपने ग्रिड के थ्रू बांग्लादेश तक भेजेगा। इसका मतलब इंडिया एक ट्रांजिट कंट्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ट्रांजिट कंट्री बनेगा। बिजली का जो प्राइस है वो फिक्स हुआ है 6.4 यूएस सेंट्स पर यूनिट पर। कितना? 6.4 सेंट्स पर यूनिट पर। एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट पर आवर बिजली का कंजम्पशन। इस रेट पर बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा और नेपाल को डायरेक्ट पैसा मिलेगा। इस डील से नेपाल को $9.2 मिलियन का फ़ायदा होगा, जो काफ़ी ह्यूज है हर साल, जो कि लगभग 350 करोड़ नेपाली रुपीज़ होते हैं। ये इनकम नेपाल के इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हाइड्रो पावर उनका एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बन रहा है। तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर एक न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये नाम इंपॉर्टेंट है, संकोशी 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ट्राइलेटरल है, ये भी याद रखना, डेवलप करने का डिसाइड किया है। इसका मतलब सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि तीनों कंट्रीज जॉइंट इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगी। ये रीजनल कोऑपरेशन का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अभी बिजली इंडिया के थ्रू जा रही है, लेकिन तीनों ने डिसाइड किया है कि एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन नेपाल बांग्लादेश के बीच में बनाई जाएगी। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, मतलब टेक्निकल और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना कि प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये लाइन बन गई तो नेपाल और बांग्लादेश डायरेक्ट ट्रेड कर पाएंगे, जो उनके रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेसिडेंट्स विजिट टू अल्जीरिया, मॉरिटानिया एंड मलावी। अक्टूबर 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया। वो पहली इंडियन प्रेसिडेंट बनी जो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी गई। ये विजिट का मेन मकसद था अफ्रीका में इंडिया की डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट क्या होता है? डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट का मतलब है फॉरेन रिलेशंस का नेटवर्क, और इकोनॉमिक फुटप्रिंट का मतलब है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। अल्जीरिया विजिट के दौरान प्रेसिडेंट मुर्मू को प्रेसिडेंट टिबोने ने, ये आपको नाम पता होना चाहिए, इन्होंने रिसीव किया। दोनों लीडर्स ने एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी और फार्मा जैसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में कोऑपरेशन डिस्कस किया। एनर्जी मतलब ऑयल एंड गैस सेक्टर। सो अल्जीरिया एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है। फार्मा, मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इन्होंने इस बारे में बात की। मुर्मू ने अल्जीरिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को ऑनर किया, मतलब उन्होंने अल्जीरिया के फ्रीडम फाइटर्स और उनके कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस किया जो वहाँ सेटल इंडियंस हैं, उनको कनेक्ट किया और इनकरेज किया। एक अल्जीरिया इंडिया इकोनॉमिक फोरम, क्या किया? एक अल्जीरिया इंडिया इकोनॉमिक फोरम इन्होंने वहाँ भी हुआ। इस फोरम का पर्पस था कि बिजनेस लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ वो कोलैबोरेशन एक्सप्लोर कर सके। मुर्मू ने स्पेशली प्रमोट किया मेक इन इंडिया, जो इनिशिएटिव इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है, एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन हब बन सके। देन मॉरिटानिया में प्रेसिडेंट मुर्मू का स्वागत प्रेसिडेंट गज़ौनी ने किया। सो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, गज़ौनिया, ठीक है, उन्होंने किया। यहाँ 4 इंपॉर्टेंट MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, जो थे डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, कल्चरल एक्सचेंज, वीज़ा वेवर्स एंड कंसल्टेशंस। MOU एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द 2 कंट्रीज जो कोऑपरेशन के लिए फ्रेमवर्क सेट करता है। जो टॉक्स हैं उनका जो मेन फोकस था वो था ट्रेड और कल्चर, मतलब दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि इकोनॉमिक टाइज और कल्चरल एक्सचेंजेस को ग्रो होना चाहिए। मुर्मू ने इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात की। डायस्पोरा का मतलब होता है कि जो इंडियंस अब्रॉड में सेटल हैं उनके सोशो इकोनॉमिक जो रोल हैं उनको रिकग्नाइज़ किया, मतलब उनके इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस और कल्चरल बॉन्डिंग को अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट आता है हमारा मलावी। ये हेडिंग है, इसके अंडर नहीं है, बस यहाँ पे लिख दिया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मलावी 17 अक्टूबर 2025। मलावी का कैपिटल यहाँ पर दिया गया। मलावी का कैपिटल है लिलोंगवे। तो आपको कैपिटल पता होना चाहिए। प्लेसेस जो है UPPCS और BPSC का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है। उसमें प्रेसिडेंट मुर्मू को वाइस प्रेसिडेंट मिशेल उसी ने रिसीव किया। किसने किया? मिशेल ने। नाम पता होना चाहिए। एक बिजनेस मीट ऑर्गेनाइज की गई जहाँ पर एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में पार्टनरशिप एक्सप्लोर की। यहाँ भी कुछ MOU साइन हुए, कल्चर, यूथ, स्पोर्ट्स और फार्मा में।
सो इंडिया ने मलावी को काफ़ी इंपॉर्टेंट एड भी प्रोवाइड किया। क्या किया? एड प्रोवाइड किया। 1000 मेट्रिक टन राइस सप्लाई किया। एक भबाद्रॉन कैंसर मशीन दिया। ये इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड रेडिएशन थेरेपी मशीन है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ये टर्म पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। एक जयपुर फुट सेंटर इस्टेब्लिश करने का प्लान है। जयपुर फुट एक फेमस लो कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्ब है जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए बनाया जाता है। तो आपको एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्या ये चप्पल वप्पल से रिलेटेड है या कोल्हापुरी से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है, ये डिसेबल्ड लोगों से रिलेटेड है। सो प्रेसिडेंट मुर्मू ने मलावी के नेशनल हीरोज़ को ऑनर किया और वहाँ के इंडियन डायस्पोरा की कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया। स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज ने इंडिया का 2 डे ऑफिशियल विजिट किया। ये विजिट काफ़ी सक्सेसफुल माना गया क्योंकि दोनों देशों के बीच कुछ स्ट्रैटेजिक और कल्चरल एग्रीमेंट्स हुए। सबसे पहले है डिफेंस कोऑपरेशन। पीएम मोदी और स्पेनिश पीएम ने मिलकर इंडिया का पहला है, तो आपको पता होना चाहिए, प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन C295 इनॉग्रेट किया। कहाँ पर? वडोदरा में, गुजरात में। ये एक टाटा एयरबस स्पेन कोलैबोरेशन है। मतलब अब इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्राइवेटली भी होगी जो आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट्स। कुछ MOUs साइन हुए इंपॉर्टेंट, जिसमें था हमारा रेल ट्रांसपोर्ट मतलब बेटर कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए, कस्टम कोऑपरेशन ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्मूथ करने के लिए, और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। दोनों कंट्रीज़ के आर्टिस्ट, स्कॉलर्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के बीच एक्सचेंज होगा। 2026 डेजिग्नेशन। ईयर 2026 को डिक्लेयर किया गया इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसे ही उठा के दे दी जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कौन सा ईयर है, 2026। मतलब दोनों देश एक साथ कल्चर प्रमोट करेंगे, टूरिज्म एनहांस करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जॉइंटली एक्सप्लोर करेंगे। देन आता है हमारा कंस्यूलर एक्सपेंशन। स्पेन ने अनाउंस किया कि वो अपना न्यू कंसुलेट बेंगलुरु में खोलेगा। कहाँ खोलेगा? बेंगलुरु में खोलेगा। इंडिया भी अपना बार्सिलोना में ऑपरेशनलाइज करेगा। कंसुलेट का मतलब होता है एक डिप्लोमेटिक ऑफिस जो वीज़ा, ट्रेड और कल्चरल सर्विसेज हैंडल करता है, एम्बेसी के छोटे वर्जन की तरह। देन हमारा आता है इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। दोनों देशों ने एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म सेट करने की बात की। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को फास्ट अप्रूवल मिलेगा। एक जॉइंट कमीशन ऑन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन भी बनेगा जिससे फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज और मीडिया कोलैबोरेशंस प्रमोट होंगे। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये विजिट सिर्फ डिफेंस और ट्रेड तक लिमिटेड नहीं था बल्कि कल्चरल और टेक सेक्टर्स को भी कवर करता है। ये इंडिया स्पेन टाइज को मल्टीनेशनल, मल्टी डायमेंशनल बनाता है, नेशनल नहीं मल्टी डायमेंशनल बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड UAE साइन लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। 9 सितंबर 2024 को एक हिस्टोरिक MOU साइन हुआ इंडिया और UAE के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए। ये एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है बायलैटरल रिलेशंस में। किसने साइन किया? ये MOU साइन हुआ शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू दिल्ली के विजिट के दौरान ये हुआ था। NPCIL यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट करता है, और ENEC विच इज़ एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी जो 12 का न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाता है UAE में। तो डील क्या थी? एग्रीमेंट का मेन मकसद है पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूटिलाइजेशन। क्या है? पीसफुल एनर्जी यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नहीं, वेपन्स के लिए नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और वेपन्स के लिए नहीं, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस दोनों कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन, इससे दोनों देशों का एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर हम इसके ट्रेड एंगल की बात करें तो ये डील एक और रीज़न से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि UAE ऑलरेडी इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट हमारा USA है, 3rd हमारा UAE है। मतलब दोनों देश के बीच ट्रेड रिलेशन पहले से ही स्ट्रांग है और अब न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन से एक और डायमेंशन इसमें ऐड होने जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ये एग्रीमेंट इंडिया और UAE के बीच पहला सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट है। तो जहाँ पे भी पहला लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इससे दोनों कंट्रीज़ का जो कमिटमेंट दिखाता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, यानी कि पीसफुल यूज़ की बात कर रहे हैं हम, ये आपको हमेशा याद रखना है। जो पहली बार 2015 में PM मोदी के UAE विजिट के दौरान एग्री हुआ था।
पीसफुल यूज़ का मतलब होता है कि सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और रिसर्च के लिए एंड नॉट फॉर द वेपन्स। लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई। एक एमओयू साइन हुआ ADNOC विच इज़ आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड के बीच। इसका मतलब है कि इंडिया को लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस मिलेगी, क्योंकि यूएई दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। इस एमओयू से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रांग बन जाएगी। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब एक देश की गारंटी कि उसके पास एनर्जी का स्टेबल और रिलायबल सप्लाई रहे, चाहे जियोपॉलिटिक्स या प्राइसेस में उथल पुथल हो। देन हमारा आता है फूड पार्क डेवलपमेंट। दूसरा एमओयू साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और आबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के बीच। इससे फूड पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। क्या होगा? फूड पार्क्स डेवलप करेंगे। फूड पार्क्स का मतलब है कि एक इंटीग्रेटेड जोन जहां फार्मिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्टिंग एक ही जगह पर हो। इससे एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सिग्निफिकेंस यही है कि इंडिया यूएई रिलेशन सब सिर्फ ऑयल या ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी, फूड सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सपैंड हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है पीएम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू ब्रुनाई। पीएम मोदी गए बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनाई की कैपिटल। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। यूपीपीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक है कि वो तरह तरह के कैपिटल्स दे देगी आपको और पूछेगी कौन सी कंट्री के हैं। सो ये पहला ऑफिशियल बायलेटरल विजिट के लिए सुल्तान हाजी हसनन बोल्किया के इन्विटेशन पर गए थे। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने इन्वाइट किया है। ये पहली बार है कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ब्रुनाई विजिट किया, तो क्योंकि ये फर्स्ट एवर है तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये विजिट इंडिया ब्रुनाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 40th एनिवर्सरी के साथ कोइंसाइड करता है। मतलब दोनों देशों के बीच 40 साल पहले डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए थे। देन सेरेमोनियल वेलकम। अराइवल के टाइम पीएम मोदी को एक सेरेमोनियल वेलकम मिला और उन्हें क्राउन प्रिंस, किसने? क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्ला, हाजी अल मुतादी बिल्ला ने, जो ब्रुनाई के सीनियर मिनिस्टर भी हैं, ने रिसीव किया। इससे एक स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि हाई लेवल रिसेप्शन डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। देन आता है हमारा इनाग्रेशन। पीएम मोदी ने ब्रुनाई में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के नए चांसलरी बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया। तो ये चांसलरी प्रीमाइसेस होता क्या? ये एम्बेसी का मेन ऑफिस जहाँ डिप्लोमेटिक काम होते हैं वो होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन डायस्पोरा का रोल हाईलाइट हुआ। इंडियंस का पहला फेज ब्रुनाई में आया था 1920s में जब ऑयल डिस्कवर हुआ। अब लगभग 14,000 इंडियंस ब्रुनाई में रहते हैं। डायस्पोरा को होस्ट कंट्री की डेवलपमेंट और दोनों देशों के कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए रिकग्नाइज किया गया। पीएम मोदी ने ब्रुनाई की एक आइकॉनिक रिलीजियस साइट विच इज़ ओमार अली सैफुद्दीन मॉस्क, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, को विजिट किया। ये मॉस्क ब्रुनाई की आइडेंटिटी और कल्चर का एक सिंबल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम मोदीज यूक्रेन विजिट। अगस्त 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। ये एक हिस्टोरिक विजिट था क्योंकि 1992 में इंडिया और यूक्रेन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश होने के बाद ये पहली बार था कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन का विजिट किया। यहाँ पर एक की टर्म दिया हुआ है विच इज़ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होता क्या है? मतलब दोनों देश के बीच ऑफिशियल संबंध और एम्बेसीज इस्टेब्लिश होना, जिससे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन पॉसिबल होता है। क्वीव ने के नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन, आई होप सो मैं इसका नाम ठीक ले रही हूँ, इन्होंने में एक स्पेशल एग्जीबिशन है जिसका नाम है माइट्रोलॉजिस्ट एक्सपोजिशन ऑन चिल्ड्रन। क्या नाम है इसका? आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ उन बच्चों की याद में मेमोरियल बनाए जाते हैं जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अपनी जान गंवा बैठे। पीएम मोदी ने वहाँ जाकर उन बच्चों को ट्रिब्यूट दिया जो एक सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी एंड कंपैशन था। पीएम मोदी और यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट हैं, नाम इनके थोड़े थोड़े अजीब हैं, विच इज़ वोलोडिमिर ज़ेलेंस्काई। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, दोनों ने मिलकर एक पार्क ओएसिस ऑफ पीस में जाकर महात्मा गांधी की स्टैचू पर ट्रिब्यूट दिया। इस जेस्चर का एक बड़ा मैसेज था कि गांधी जी शांति और अहिंसा के प्रतीक थे और यूक्रेन वॉर के बीच पीस की अपील देना यहाँ से एक सिंबॉलिक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिज्म दिखाता है। दोनों लीडर्स ने ऑफिशियल टॉक्स कहाँ पर की? यहाँ पे पैलेस का नाम दिया है विच इज़ मेरिन स्काई पैलेस, नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पैलेस यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है जहाँ स्टेट लेवल मीटिंग्स और इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होते हैं। यहाँ दोनों ने सिक्योरिटी
ह्यूमैनिटेरियन और बायलेटरल कोऑपरेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया। इस विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज़ ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए जो कि एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और कल्चरल कोऑपरेशन के एरियाज़ को कवर करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली दोनों देशों के टाइज को और स्ट्रांग करते हैं और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इंश्योर करते हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स गिफ्ट किए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। यहाँ मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप और सहयोग का मतलब कोऑपरेशन से है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर था जिससे इंडिया ने यूक्रेन के हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट किया। हर जो भीष्म क्यूब था यानी कि ईच जो भीष्म क्यूब था उसमें एक पोर्टेबल हेल्थ किट थी हर एक में, और मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो इमरजेंसी फर्स्ट लाइन केयर के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें सर्जिकल इक्विपमेंट भी होता है जिससे एक बेसिक ऑपरेशन रूम सेटअप किया जा सकता है जो रोज़ 10-15 सर्जरीज हैंडल कर सकता है। ये वॉर टोन सिचुएशन में यूक्रेन के लिए एक लाइफ सेविंग रिसोर्स बन सकता है। ये है कि 21-22 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पोलैंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पोलैंड। इसका मतलब ये है कि अगस्त 21-22 2024 को पीएम मोदी ने पोलैंड की ऑफिशियल विजिट की। ये एक हिस्टोरिक विजिट थी क्योंकि पिछले 45 सालों में किसी भी इंडियन पीएम ने पोलैंड विजिट नहीं किया था। सो इट शोज़ कि इंडिया पोलैंड रिलेशंस को लेकर अब एक नया चैप्टर खुल रहा है। वर्सो जो पोलैंड की कैपिटल है, तो पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सो। ये आपको पता होना चाहिए। हमने काफ़ी सारी कैपिटल्स देख ली हैं जिसका मतलब ये है कि कैपिटल का मैच द फॉलोइंग आ सकता है। सो जो कैपिटल है वहाँ पर पीएम मोदी ने एक सेरेमोनियल वेलकम मिला। सेरेमोनियल वेलकम का मतलब होता है एक फॉर्मल रिसेप्शन जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर, नेशनल एंथम्स और एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल होता है। ये सिग्निफाई करता है कि होस्ट कंट्री गेस्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देती है। यहाँ पर पीएम मोदी ने पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क से मीटिंग की और दोनों लीडर्स ने अपने रिलेशंस को एक नए लेवल पर ले जाते हुए अनाउंस किया कि अब इंडिया और पोलैंड के जो टाइज़ हैं वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में डेवलप हो गए हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ ट्रेड और डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं रहेंगे बल्कि डिफेंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर और ग्लोबल इश्यूज़ पर भी क्लोज कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा ये बात करता है डायस्पोरा के बारे में। सो डायस्पोरा क्या है? डायस्पोरा जो इंडियन कम्युनिटी बाहर सेटल है, जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ। सो पीएम मोदी ने पोलैंड में रहने वाले इंडियंस को मोटिवेट किया कि वो जमना साहिब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा बने। जम साहिब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें हर साल 20 पॉलिश यूथ इंडियन आएंगे इंडियन कल्चर और सोसाइटी को समझने के लिए। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट स्ट्रांग होगा। पीएम मोदी ने पोलैंड के प्रेसिडेंट अंद्रेज दूदा से भी मीटिंग की जो कि बेल्वेडार पैलेस में हुई। यहाँ भी यही बात हुई कि दोनों कंट्रीज़ के बायलेटरल टाइज़ को और स्ट्रांग करके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई जाए। बायलेटरल टाइज़ का मतलब होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच का ऑफिशियल रिलेशन। पीएम मोदी ने पोलैंड को ऑपरेशन गंगा के टाइम पर, ये ऑपरेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा के टाइम पर मदद देने के लिए थैंक्स किया। ऑपरेशन गंगा वो मिशन था जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। पोलैंड ने तब इंडिया की हेल्प की थी स्टूडेंट्स को सेफ इवैक्यूएशन के लिए। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट दूदा को इंडिया विजिट करने के लिए भी इन्वाइट किया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पीएम मोदी ने पोलैंड के कबड्डी फेडरेशन के मेंबर्स से भी मुलाकात की। किससे? कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड से भी वो मिले और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया कि वो यूरोप में इंडियन स्पोर्ट कबड्डी को प्रमोट कर रहे हैं। ये कल्चरल डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है जिससे इंडिया का सॉफ्ट पावर यूरोप तक पहुंच रहा है। अब एक ट्रेड रिलेटेड अचीवमेंट, इंडिया ने अपना पहला रेडी टू ड्रिंक फिग जूस पोलैंड एक्सपोर्ट किया और ये जो फिग जूस बना है जीआई टैग पुरंदर फिग से। सो कौन से उससे? जीआई टैग पुरंदर फिग से। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। सो पुरंदर फिग्स जो है ये महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस फ्रूट है। कहाँ का है? महाराष्ट्र से ये बिलोंग करता है, पुणे डिस्ट्रिक्ट का है। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक सर्टिफिकेशन होता है जो बताता है कि ये प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक रीजन का ऑथेंटिक और यूनिक प्रोडक्ट है। पुरंदर फिग्स अपने यूनिक टेस्ट, ब्राइट वॉयलेट कलर और बड़े साइज़ के लिए मशहूर है और अब इसका प्रोसेस जूस पोलैंड एक्सपोर्ट हुआ है जो इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। इंडिया और डेनमार्क ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। डेनमार्क ने किया है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इंडिया एंड डेनमार्क। मैं गलती से पोलैंड भूल गई। सो इंडिया और डेनमार्क ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स। ये बन रहा है वाराणसी में। तो कहाँ पे बन रहा है? वाराणसी में। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कहाँ है? वाराणसी में बन रहा है। इसका मेन एम है छोटी नदियों को रिजुविनेट करना। रिजुविनेट करना मतलब यहाँ उन्हें फिर से क्लीन और हेल्दी बनाना और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट हमारा ये बात करता है कि इंडिया और डेनमार्क के बीच ऑलरेडी एक ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों देश सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हैं और इसी पार्टनरशिप के अंडर अब वाराणसी में ये स्मार्ट लैब इस्टेब्लिश हो रही है। इस प्रोजेक्ट्स में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पहला है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाटर सोर्सेज एंड गंगा रिजुविनेशन डिपार्टमेंट। दूसरा है हमारा IIT BHU और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क की सरकार। ये तीनों मिलकर एक्सपर्टीज़ लगाएंगे छोटी नदियों को रिवाइव करने और उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट करने में। इस लैब का प्राइमरी फोकस होगा वाराणसी की एक लोकल रिवर, यानी कि रिवर वरुण। रिवर वरुण क्या है? वाराणसी की एक लोकल रिवर है, आपको पता होना चाहिए, वो पूछ सकता है एग्जाम में। तो उसको रिजुविनेट करना और वो भी सस्टेनेबल अप्रोचेस के थ्रू, यानी ऐसे सोल्यूशंस जो लॉन्ग टर्म चले हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ये प्रोजेक्ट काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसमें 2 लेवल्स हैं। पहला आ जाता है इसमें हाइब्रिड लेवल। तो हाइब्रिड लैब IIT BHU में होगी जहाँ रिसर्च, मॉडलिंग और हमारा टेस्टिंग देखने को मिलेगा। दूसरा है इसमें ऑन फील्ड लिविंग लैब वरुण रिवर पर। सो जो खुद वरुण रिवर पर होगी जहाँ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस को ग्राउंड पे टेस्ट और स्केल किया जाएगा। मतलब लैब के सोल्यूशंस डायरेक्ट फील्ड में अप्लाई होकर रिजल्ट्स देखे जाएंगे। एक यहाँ पर हमें जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी JSC यानी कि जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी देखने को बनाई गई है जो दोनों देशों का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ये इंश्योर करेगा कि प्रोजेक्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है और रेगुलर प्रोग्रेस रिव्यू करेगा। एक और मैकेनिज्म बनाया गया है विच इज़ मल्टी स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप। इसका चेयरपर्सन होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM जो आप लोग बनने वाले हैं और को चेयर करेंगे NMCG विच इज़ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और IIT BHU। ये वर्किंग ग्रुप सेंट्रल और स्टेट लेवल अथॉरिटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा, मतलब सब एजेंसीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाके काम करवाएगा। अब फंडिंग की बात करते हैं। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सो इंडिया से कौन सी मिनिस्ट्री है? इंडिया से है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो कि इसके लिए इनिशियल 18.60 करोड़ रुपीस दे रही है। साथ ही डेनमार्क ने भी 5 करोड़ INR का ग्रांट दिया है, मतलब दोनों तरफ से जॉइंट फंडिंग हो रही है। NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इस प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। ये अभी तक 4 प्रोजेक्ट्स क्लियर किए हैं जो इस कोलैबोरेशन के अंडर इम्प्लीमेंट होंगे। ये प्रोजेक्ट्स रिवर रिजुविनेशन और क्लीन वाटर के लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशंस होंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 2-3 साल तक चलेगा और इसमें ग्राउंड वाटर जो है मॉडल को इंटीग्रेट किया जाएगा और हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स को भी इंटीग्रेट करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल यानी कि पानी के फ्लो और रिवर सिस्टम को समझने के लिए साइंटिफिक मॉडल्स यूज़ किए जाएंगे ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवर मैनेजमेंट प्लान बनाया जा सके। अब बात करते हैं एक रीसेंट और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की विच इज़ बांग्लादेश क्राइसिस 2024, यानी कि बांग्लादेश में 2024 का क्राइसिस और आपका लास्ट करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीडियो। सो वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ द वीडियो। शेख हसीना जी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें 5 अगस्त 2024 को हटा दिया गया। ये सब मास प्रोटेस्ट की वजह से हुआ। अब प्रोटेस्ट क्यों हुए? इसके 3 मेजर रीजंस थे। पहला था 30% जॉब कोटा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों का 30% कोटा एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। इस कोटा सिस्टम से स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स नाराज़ हो गए। उन्हें लगता था मेरिट इग्नोर किया जा रहा है, जो कि समवेयर हमारे कंट्री में भी कई लोगों को लग सकता है। देन अथॉरिटेरियन रूल। हसीना पर ये इल्ज़ाम था कि उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गई है, मतलब लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहे थे और डिसेंट सप्रेस किया जा रहा था। एंड थर्ड था इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, यानी कि पोस्ट कोविड बांग्लादेश की इकोनॉमी पर प्रेशर आया। करेंसी जो कि टाका है काफ़ी डिवैल्यू हो गया, जॉब्स कम हो गई और लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई। तो जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट और प्रेशर बढ़ गया तो शेख हसीना इंडिया से भाग गई। इससे 2 चीज़ें समझ आती हैं कि एक तो बांग्लादेश के अंदर की स्टेबिलिटी खतरे में है और दूसरा इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पर भी असर पड़ता है। 8 अगस्त को एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नेतृत्व किया हमारे मोहम्मद यूनुस ने, वो कर रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस कौन है? ये एक नोबेल पीस प्राइज़ लॉरेट हैं
जिन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था। तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ये उनकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो एक नोबेल पीस प्राइज़ लॉरेट हैं जिन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया और माइक्रो फाइनेंस को पॉपुलर किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी गवर्नमेंट को आर्मी का सपोर्ट है, जो कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक पावरफुल फैक्टर है। एक और बड़ा कंसर्न ये है कि शेख हसीना के हटने के बाद कई इस्लामिस्ट ग्रुप्स वापस आके स्ट्रांग ना हो जाए। बांग्लादेश एक सेक्युलर रिपब्लिक है, लेकिन इस्लामिस्ट रिसर्जेंस यानी उनका दोबारा एक्टिव होना सेक्युलर फैब्रिक को हमें थ्रेट दे सकता है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? इस्लामिस्ट रिसर्जेंस। अब इंडिया के लिए चैलेंज है कि इंडिया शेख हसीना काफ़ी टाइम से एक रिलायबल एलाई मानती थी। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड, सब रिलेशन स्ट्रांग थे। लेकिन अब जब इंटीरियम गवर्नमेंट आ गई है, इंडिया को नए डायनेमिक्स के साथ एडजस्ट करना होगा। इंडिया और बांग्लादेश के टाइज हिस्टोरिकली और स्ट्रैटेजिकली काफ़ी डीप हैं। एक फैक्ट याद रखिए कि 2021-22 में बांग्लादेश इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट था। कितना? 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है। तो हिस्ट्री में 2 बड़ी माइलस्टोन्स हैं इसमें, विच इज़ 1971 लिबरेशन वॉर, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने में मदद की थी, और उसके अलावा दूसरा है 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट दोनों देश के बीच लैंड एनक्लेव्स एक्सचेंज करने का था, और इससे रेटिफाई किया गया इंडिया का 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपके लक्ष्मीकांत में भी गिवन है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। ये एक लैंडमार्क मूवमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में। एंड दिस ऑल सम्स अप योर इंटायर करंट अफेयर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ये अपडेट्स एग्जाम के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। ये था ISPCS डिकोडेड, डिकोड सिलेबस, क्रैक एग्जाम। टिल देन स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।